हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे फर्स्ट सेशन को कंप्लीट करने के बाद आज बोनस इश्यू का दूसरा सेशन है और फर्स्ट सेशन में आपको मालूम है कि हम लोगों ने इनिशियल कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी थी और बड़े डीपली करी थी। बोनस इश्यू क्या होता है इसके बारे में चर्चा हुई थी, बोनस कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। अब आपको ये मालूम है कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो कंपनी के रिजर्व्स कम होते हैं और कंपनी के शेयर कैपिटल बढ़ती है। डिटेल में मैंने कल आपको ये भी बताया था कि बोनस इश्यू 2 टाइप्स के होते हैं और बोनस इश्यू एक तो हम जो फुल्ली पेड शेयर को करते हैं और एक पार्टली पेड अप शेयर को करते हैं। अब आपको ये याद रहना चाहिए कि बोनस इश्यू जब फुल्ली पेड शेयर को करा जाता है तो वो कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व दोनों तरह के रिजर्व से करा जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता या प्रेफरेंस जो देनी चाहिए वो कैपिटल नेचर के रिजर्व को देनी चाहिए। मैंने उसका एक ऑर्डर भी आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन के सहारे बताया था। एनीवे, अब उसके अलावा फिर मैंने ये भी बताया था बोनस इश्यू जो दूसरे टाइप का होता है उसमें हम पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए बोनस इश्यू देते हैं। और जब लास्ट सेशन मैंने एंड करा था तो मैंने ये बताया था कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन हम उसका भी लेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। तो मैंने आज के इस सेशन में पहले एक डिमॉन्स्ट्रेशन अपना बनाया और जिसमें हम देखेंगे कि जब बोनस पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए करा जाता है तो तब किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लें और मेरे साथ लिखना शुरू कर दें। तो अब मैंने ये जो दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन लिखा डेमो 2, अब इस डेमो 2 का बेसिकली टाइटल क्या है, बोनस 2 पार्टली पेड अप शेयर। बोनस 2 पार्टली पेड अप शेयर। जब हम पार्टली पेड अप शेयर को बोनस दे रहे हैं, बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर्स। तो जब कोई एंटिटी पार्टली पेड अप शेयर को बोनस इश्यू देती है तो तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो इसको समझने के लिए पहले मैंने एक बैलेंस शीट आपके सामने बनाई और फिर मैं आगे चर्चा करता हूं, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में मान लेते हैं कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ कुछ भी नाम रख लो, बैलेंस शीट ऑफ SQM लिमिटेड एज एट 31/3/2025। ये बैलेंस शीट है SQM लिमिटेड की। अब जहां तक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का सवाल है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड्स के अंदर अब आपको मालूम ही है कि पहले हम शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि इस कंपनी के जो इक्विटी शेयर है शेयर कैपिटल के रूप में वो 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 50,000 इक्विटी शेयर्स। और ये भी हम मान लेते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का है या 100 रुपए का है। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100, चलो 100 कर लिया हमने। लेकिन मैंने क्या लिखा, 80 पेड अप। बेटे 80 पेड अप का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कंपनी ने अभी तक 80 रुपए बुलाए हैं और शेयर होल्डर्स ने 80 रुपए पे कर दिए हैं। तो 50,000 शेयर जरूर है लेकिन अभी तक कंपनी के पास जो पैसा आया है 50, हर शेयर पे 80 रुपीज के हिसाब से, तो 50,000 इंटू 80 इसका मतलब 40 लाख। इसका मतलब अभी भी कंपनी 50,000 शेयर पे 20 रुपए बुला सकती है और शेयर होल्डर को पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस के कुछ आइटम्स लिखे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मैंने लिखा जनरल रिजर्व। लेट अस से जनरल रिजर्व का अमाउंट 7 लाख है। फिर मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको मालूम है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है, इजंट इट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं कि इसमें 2 लाख का बैलेंस है। और फिर मैंने लिखा चलो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बैलेंस है। ये तीनों अभी तक जो मैंने लिखे हैं ये तीनों रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, ये अब आपको अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए। और उसके अलावा मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा और आपको मालूम है सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का रिजर्व है, करेक्ट। उसके अलावा मैंने फिर नॉन करेंट लायबिलिटी भी लिख दी। नॉन करेंट लायबिलिटी मान लेते हैं 10 लाख की है। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के अलावा फिर मैंने करंट लायबिलिटी भी लिखी। करंट लायबिलिटी मान लेते हैं 5 लाख की। कितना हो गया जी टोटल? टोटल हो जाएगा आपका 75 लाख।
ये तो आपकी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड को लिखने के बाद अब मैंने थोड़ा एसेट साइड के 2 आइटम लिख दिए। एसेट साइड के अंदर मैंने ज़्यादा आइटम नहीं लिखे क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन है, और वैसे भी तुम्हें क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन आएगा इसमें से जिसमें सिर्फ एंट्री आपसे पूछी जाती है। एसेट्स के अंदर ऑब्वियसली मैंने पहले नॉन करेंट एसेट लिखा। नॉन करेंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दिया 50 लाख, और उसके अलावा फिर मैंने करंट एसेट्स लिखा, और करंट एसेट्स के अंदर 25 लाख, तो टोटल 75 लाख। ये तो मैंने बैलेंस शीट बना दी। लिख रहे हो ना साथ में? अब इस बैलेंस शीट को बनाने के बाद फिर मैंने क्या लिखा, मैंने इसमें लिखा आगे कि ऑन दिस डेट डायरेक्टर्स डिसाइडेड, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड करा, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू मेक शेयर्स फुल्ली पेड। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम अपने शेयर्स को फुल्ली पेड करेंगे। फुल्ली पेड, लेकिन क्या लिखा है इस पे ध्यान दें, फुल्ली पेड विदाउट मेकिंग देम या विदाउट मेकिंग द शेयर होल्डर्स टू पे फॉर द सेम, without making the shareholders to pay for the same। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर होल्डर्स को यह बोला कि हम आपका शेयर फुल्ली पेड कर रहे हैं, यानी कि जो बचे हुए 20 रुपए, लेकिन वो बचे हुए 20 रुपए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। हम आपका शेयर भी फुल्ली पेड कर रहे हैं और आपको बचे हुए 20 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्टली पेड ऑफ शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए किया गया बोनस इश्यू है। समझ में आया? इसमें वर्ड बोनस इश्यू लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इस बात को भी ध्यान दें। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा बोनस अमाउंट कितना है। तो बोनस अमाउंट कितना है ये बड़ा आसान है। कितने शेयर है आपके? आप पहले तो ये देखो 50,000 शेयर है। तुमने देखा पार्टली पेड ऑफ शेयर के केस में इस तरीके से नहीं दिया रहता कि हम हर 2 को 1 शेयर दे रहे हैं, क्योंकि यहां तो कंपनी कोई एक्स्ट्रा शेयर दे ही नहीं रही है। करेक्ट? केवल उनका जो बचा हुआ पैसा था वो अब शेयर होल्डर्स को पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये माना जाएगा कि आपका शेयर भी फुल्ली पेड हो गया और उसके लिए आपको पे भी नहीं करना पड़ा, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, इसलिए ये बोनस इश्यू है। तो 50,000 शेयर पे जो 20 रुपए बचे हुए थे, 50,000 इंटू 20, अगर कंपनी ये पैसा बुलाती तो कंपनी 10 लाख रुपए रिसीव करती, लेकिन कंपनी अब ये 10 लाख रिसीव नहीं करेगी, तो शेयर होल्डर को इतना अमाउंट पे नहीं करना पड़ा, ये बोनस अमाउंट है। अब दूसरी चीज, फिर मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करूंगा। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स जब हम करेंगे, आपको मालूम है जब बोनस इश्यू करा जाता है तो कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब यहां पर आपको प्रोविजंस अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था और बहुत डीपली और बहुत स्ट्रेस करके बताया था कि जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, बोनस इशू करती है या बोनस देती है पार्टली पेड ऑफ शेयर को फुल्ली पेड ऑफ करने के लिए, तो तब हम केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, केवल आप उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो रेवेन्यू नेचर, इसका मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखाया था उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बोनस इश्यू हो रहा है पार्टली पेड ऑफ शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए हो रहा है। तो आपके जनरल रिजर्व, आपको टोटल पहले तो 10 लाख चाहिए, तो जनरल रिजर्व में आपके 7 लाख रुपीज हैं। आपने जनरल रिजर्व से 7 लाख आप डिसाइड कर लिया कि हम यूटिलाइज करेंगे। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख है, और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में मैंने 1 लाख रुपए लिखाए थे, तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड भी आपने यूज कर लिया। इस तरह आपने 10 लाख रुपए यूज तो करे, लेकिन आपने केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से करे। अब इस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए।
तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो एंट्री पूछेगा। अब एंट्री सबसे पहले तो वही एंट्री लिखेंगे जो आपने 1000 बार इससे पहले के लेवल पे लिखी है। मुझे बताओ, जब कोई कंपनी कॉल को ड्यू करती है तो क्या एंट्री इससे पहले के लेवल पे तुम लिखा करते थे? कॉल मनी ड्यू की क्या एंट्री लिखा करते थे तुम इससे पहले के लेवल पे? सर शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो पहले तो तुमने एक ड्यू एंट्री लिखी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर पे 20 रुपए अभी बचे हुए हैं, 10 लाख। लेकिन कंपनी अब शेयर को फुल्ली पेड करना चाहती है टू शेयर कैपिटल, तो ये हम ड्यू एंट्री लिखा करते थे। लेकिन उसके बाद हम इससे पहले के लेवल पे लिखा करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। लेकिन अब हमारे पास बैंक तो आएगा नहीं, इजंट इट और नॉट? तो अब पहले तो मैं यहां पर लिख दूं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस इशू। एनीवे, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अब तुमने जो जो रिजर्व इस्तेमाल करे बैंक अकाउंट डेबिट के बजाय उन रिजर्व्स अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करा 7 लाख रुपीस, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दैट इज इक्वल टू 2 लाख, इजंट इट और नॉट? और उसके अलावा फिर आपने रिजर्व फंड से पैसा लिया, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। और रिजर्व फंड नहीं, सॉरी, फिर आपने क्या लिया था, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, तो DEF लिख दिया मैंने, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। और उसके अलावा फिर हम तो बैंक की बजाय हमने रिजर्व्स को डेबिट कर दिया, और अब हम लिख देंगे टू शेयर कॉल अकाउंट। तुम चाहो तो डायरेक्ट एंट्री भी लिख सकते हो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन बोनस इशू जब पार्टली पेड अप शेयर को होगा तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप इसी तरीके से एंट्री लिखना। तो इस तरीके से आपने ये एंट्री यहां पर कर दी। इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि अगर मैं इसमें बैलेंस शीट बनाऊं, पोस्ट बोनस इश्यू बैलेंस शीट, पोस्ट बोनस इश्यू बैलेंस शीट, तो पोस्ट बोनस इश्यू बैलेंस शीट इसमें तुम कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? और सबसे पहले तो तुमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले तो हम शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे इसके अंदर। तो शेयर होल्डर्स फंड मैंने यहां पर लिखा 1 शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर भी ए शेयर कैपिटल। अब मुझे ये बताओ, पहले कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स थे उसमें कितना पैसा था? 50,000 इंटू 80 के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल में ओरिजिनल बैलेंस शीट जो मैंने बनाई थी 40 लाख रुपीस का पैसा था। इजंट इट और नॉट? अब तुमने ये जो 2 एंट्री लिखी है, यहां शेयर कैपिटल 10 लाख से क्रेडिट हो रही है, तो 10 लाख से क्रेडिट हो रही है। अब तुम 10 लाख ऐड कर दोगे तो इसका मतलब अब तुम्हारी शेयर कैपिटल 50 लाख की हो गई, क्योंकि तुम्हारे शेयर जो है फुल्ली पेड हो चुके हैं। अब 50,000 शेयर जो 80 रुपए वाले थे वो अब 100 रुपए वाले हो गए, तो टोटल 50 लाख तुम यहां पर लिखोगे। क्लियर? अब उसके अलावा फिर हम यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपने मुझे बताना है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बताओ फटाफट में जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस लिखो। पहले तो ये बताओ जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था? सर 7 लाख था, लेकिन 7 लाख तो तुमने पूरा यूटिलाइज कर लिया। अब जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं है। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था वो भी तुमने यूटिलाइज कर लिया। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में जो बैलेंस था वो भी तुमने यूटिलाइज कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख रुपए थे, वो तुमने यूटिलाइज नहीं करे क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते थे। तो टोटल 10 लाख रुपीज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस बचा है। उसके अलावा फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी का जहां तक सवाल है उसमें तो कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा करंट लायबिलिटी जो है वो 5 लाख की आ जाएगी।
अब मैं इसको टोटल करूंगा तो टोटल आपका 75 लाख ही आएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ी तो सही, लेकिन 10 लाख से आपके रिजर्व्स भी तो कम हो गए, इसलिए टोटल में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जब तुम एसेट साइड को लिखोगे तो एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स लिखेंगे, और एसेट साइड की पिक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी एंट्री ने एसेट साइड को अफेक्ट ही नहीं करा है, इजंट इट और नॉट। उसके अलावा करंट एसेट है, करंट एसेट्स आप यहां पर लिख देंगे 25 लाख। तो अब आपने दोनों तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन देख ली। अब आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाना चाहिए कि जब बोनस फुल्ली पेड शेयर को करा जाता है और जब बोनस पार्टली पेड अप शेयर को करा जाता है तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स कैसे अनफोल्ड होंगे। अब इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको रिजर्व्स वगैरह के पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और खास तौर से जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन करा था। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, तो फटाफट अपना मटेरियल भी निकाल लें। अब ये मैंने बोनस इशू का मटेरियल निकाल लिया है, और सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 को देखें। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में आते हैं। अब जो क्वेश्चन 1 है इसको ध्यान से देखें। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दोनों तरह के बोनस इशू इकट्ठे हो रहे हैं। तो कभी कभी कोई कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि एक ही साथ पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड भी कर रही है और फुल्ली पेड शेयर को शेयर्स भी दे रही है। लेट्स सी हाउ। वो कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ न्यू वेव लिमिटेड। न्यू वेव लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31/3/2022 या 25, जो भी डेट आपकी बैलेंस शीट में लिखी है उस तारीख को ये बैलेंस शीट गिवन है। अब कह रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑथराइज शेयर कैपिटल से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमने तो इश्यूड को देखना है। अब वो कह रहा है कि इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो इस कंपनी की है 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन हमने अभी तक 7.5 रुपए के हिसाब से पैसा बुलाया है, कॉल्ड अप। तो हमने अभी तक 7.5 रुपए के हिसाब से पैसा बुलाया है, और ऑफ कोर्स ये पैसा पे हो गया होगा। तो 80,000 इंटू 7.50 आउटर कॉलम में 6 लाख है। इसका मतलब कंपनी की जो अभी इश्यूड कैपिटल है वो पार्टली पेड अप है, करेक्ट। तो 2.5 रुपए अभी हम बुला सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बताओ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कौन से टाइप का रिजर्व है? कैपिटल नेचर का रिजर्व है, रेवेन्यू नेचर का? कैपिटल नेचर का रिजर्व है, CNR, कैपिटल नेचर रिजर्व। प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व, मैंने कहा था इस रिजर्व को तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, इजंट इट और नॉट। तो प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व, मैंने कहा इस तरह के जो रिजर्व्स हैं उसको इस्तेमाल करा ही नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं करा जा सकता? क्योंकि ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब है प्लांट की वैल्यू बढ़ गई होगी तो हमने एंट्री लिख दी होगी, क्या, प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो इसका मतलब ये जो रिजर्व है नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, इसको छोड़ो, इसको हम नहीं कंसीडर कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैपिटल नेचर का रिजर्व है, इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, आपको याद होगा मैंने बताया था जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये ध्यान देना होगा कि हम सिर्फ कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं बोनस इशू के लिए। और बोनस इशू में भी जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं उनके लिए तो हम दोनों तरह के रिजर्व्स, कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करा जाता है तो केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल करे जा सकते हैं। फिर मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो कैपिटल नेचर के रिजर्व है और वो अगर रियलाइज्ड इन कैश नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं करा जा सकता, करेक्ट। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं या जो प्रोविजंस जिनको हम स्पेसिफिक रिजर्व भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते, ये भी मैंने आपको बताया था। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का इस्तेमाल भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है। जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए हैं और ये रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन में 3 ऐसे रिजर्व हैं जिसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम ये कैपिटल नेचर के हैं और जनरल रिजर्व जो है वो रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है। आगे उसने कहा कंपनी वांटेड टू इश्यू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर। तो कंपनी ने ये डिसाइड करा या कंपनी के डायरेक्टर ये चाहते हैं कि हम हर 2 को 1 शेयर दें, हर 2 शेयर होल्डर को 1 शेयर दें।
अब क्या कह रहे हैं आगे, पार्टली पेड अप शेयर्स वर मेड फुल्ली पेड विदाउट मेकिंग देम टू पे फॉर द सेम। अब आपको मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, ये वाला जो बोनस इशू है जहां ये कहा जा रहा है कि हम हर 2 को 1 शेयर देंगे, ये तो फुल्ली पेड शेयर को करा जाता है इस तरह का बोनस इशू, फुल्ली पेड शेयर को, करेक्ट। और फिर उसने कहा जो पार्टली पेड अप शेयर है उनको हम फुल्ली पेड कर रहे हैं, और फुल्ली पेड करने के लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये वाला बोनस इशू जो है पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए करा गया है। तो दोनों टाइप के बोनस इशू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हालांकि मैंने सॉल्व करा हुआ है लेकिन फिर भी अब जैसा कि मेरी आदत है मैं पूरा ही कराता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 1.1। तो 1.1 में पहले तो 1.1 सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको बोल दिया साइमल्टेनियस केस। साइमल्टेनियस केस ऐसा कोई वर्ड है नहीं, मैंने वैसे ही अपनी सिंप्लिसिटी के लिए या आप लोगों की सहूलियत के लिए कह दिया। साइमल्टेनियस से मेरा मतलब है कि कंपनी जो है एक ही साथ दोनों तरीके के बोनस इशू कर रही है, साइमल्टेनियस केस, करेक्ट। तो इस केस में सबसे पहला काम आपने क्या करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा यही होगा, बोनस जब दोनों तरीके के बोनस होंगे तो हमेशा पहले आप कंप्यूट करें बोनस फॉर पार्टली पेड अप शेयर। अब ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने PPS लिख दिया, पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए जब मैं बोनस कंप्यूट करूंगा तो बताओ बोनस का अमाउंट कितना होगा। पहले तो ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, 80,000 है, और बचा हुआ अमाउंट कितना है, 2.50 है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख के रिजर्व्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे या यूज करने पड़ेंगे इस तरीके के बोनस इश्यू के लिए, जो कि पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए करा जा रहा है। लेकिन जब मैं ये वाले रिजर्व इस्तेमाल करूंगा या इस पर्पस के लिए रिजर्व इस्तेमाल करूंगा तो मैं केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकता हूं, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर या मैं यहीं पर लिख भी देता हूं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो इस केस में जब तुम रिजर्व्स का इस्तेमाल करोगे पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, बताओ कौन से रिजर्व इस्तेमाल करोगे। क्या तुम इसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज कर सकते हो? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो? नहीं। तुम केवल और केवल जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो। हालांकि जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए है, तुम जनरल रिजर्व से 2 लाख रुपए ले लोगे क्योंकि तुम्हें 2 लाख ही चाहिए। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में अभी भी 1 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है, करेक्ट। पहला काम तो मैंने ये करा कि पार्टली पेड अप शेयर का देख लिया, बोनस इशू का काम। अब मैंने फिर ये देखा कि जो बोनस हम फुल्ली पेड शेयर को करेंगे, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। अब फुल्ली पेड अप शेयर को जो बोनस इशू करा जाएगा, फुल्ली पेड शेयर्स, तो लास्ट सेशन में जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन लिया था तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, ये देखना है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके 80,000 हैं जो इश्यूड हैं। नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं, 80,000 हैं, तो आराम से उसको नोट कर लो, 80,000। फिर ये देखो कि बोनस किस रेशियो में करा जा रहा है, जिसको हम बोनस रेशियो बोलते हैं। तो बोनस रेशियो आपने नोट करा कि कंपनी ने डिसाइड करा है कि हम हर 2 को 1 शेयर देंगे, हर 2 को 1 शेयर देंगे। पहले हर 2 को वो पहले लिखो, तो इसका मतलब है कि 1:2, यानी कि हर 2 को 1 शेयर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कंपनी को कुल कितने शेयर बोनस शेयर के रूप में इशू करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जब तुम कंप्यूट करोगे, टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, तो कंपनी टोटल कितने शेयर्स इश्यू करेगी। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, पहले तो टोटल कितने शेयर हैं ये देखो, हर 2 को डिवाइडेड बाय 2, हर 2 को कितने शेयर दिए जा रहे हैं, 1 शेयर दिए जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी को 40,000 शेयर बोनस के रूप में इश्यू करने पड़ेंगे। अब मुझे बोनस अमाउंट देखना है, तो इनटू अब कंपनी की फेस वैल्यू कितनी हो गई है,
क्या 7.5 से मल्टीप्लाइड करूं? नहीं, क्योंकि ये वाला बोनस इश्यू तो फुल्ली पेड शेयर को ही करा जा सकता है ना। तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि पार्टली पेड अप शेयर को हमने फुल्ली पेड कर लिया और उसके बाद ये बोनस इश्यू हो रहा है। तो इसलिए अब शेयर की वैल्यू 10 रुपए लिखी जाएगी, ना कि 7.5 रुपए। तो इसका मतलब जब तुम फुल्ली पेड शेयर को बोनस इश्यू करोगे तो इसका मतलब तुम्हें यूटिलाइजेशन और रिजर्व्स कितना करना पड़ेगा? 4 लाख का करना पड़ेगा। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? बोनस अमाउंट आ गया। फुल्ली पेड शेयर के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 4 लाख रुपीस चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब जो फुल्ली पेड शेयर को बोनस इशू करा जाता है, ऐसे तुम्हें ये एक एक चीज करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पर मेरा पर्पस होता है कि तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में मैं बता सकूं, एटलीस्ट शुरुआती क्वेश्चंस में। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, अब शॉर्ट फॉर्म में मैंने UOR लिख दिया, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब जिसको हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस भी बोल सकते हैं। मुझे 4 लाख रुपए टोटल चाहिए। अब बताओ 4 लाख रुपए मैं कैसे लूं? पहले तो आराम से कूल माइंड से सोचो कि ये बोनस फुल्ली पेड को है, पार्टली पेड को है? फुल्ली पेड शेयर्स को है। जब फुल्ली पेड शेयर्स को बोनस इश्यू होता है तो मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बोला था वो ये बोला था कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का पहले इस्तेमाल करें। और उसमें भी मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पहले इस्तेमाल करें। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्वेश्चन में कितना बैलेंस था मैं भूल गया, 1,50,000 था। तो 1,50,000 तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लो। फिर क्या कोई और कैपिटल नेचर का रिजर्व मौजूद है? कौन सा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी 1,50,000 रुपए है। तो 3 लाख रुपए तो तुमने ले लिए। अब तुम्हारे पास कोई कैपिटल नेचर का रिजर्व नहीं है, तो अब तुम्हें रेवेन्यू रिजर्व ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जनरल रिजर्व में तुम्हारे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो तुम 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व से ले लोगे। तो इस तरह से तुम्हारे रिजर्व्स का इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में बेसिकली एंट्रीज करके दिखानी है। अब जब मैं एंट्रीज करूंगा, एंट्रीज, तो बताओ एंट्रीज मेरी कैसे होंगी? इसमें एंट्रीज कैसे होंगी? पहले तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए। उसके अंदर भी जो पहली एंट्री होगी, पहले तो कॉल मनी ड्यू हम लिखते हैं जब पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड करते हैं। तो अभी मैंने बताया भी था, तो कॉल मनी ड्यू पहले तो आप लिखो, कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू की एंट्री जो होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। तुम्हारे 80,000 शेयर्स थे, 7.5 रुपए तुम बुला चुके थे, 2.5 रुपए की कॉल अभी बची हुई थी, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए बचे हुए हैं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी कि नहीं होगी? ये तो ड्यू एंट्री होगी। अब आप जोश में ये मत लिख देना जल्दबाजी में कि रिसिप्ट और कॉल मनी, वो तुम 11th-12th में लिखा करते थे। अब तुम लिखोगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, तो तुम अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ बोनस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब रिजर्व्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी वर्किंग को देखो, स्टेप नंबर 1 में जो हमने करी कि ये जो बोनस इश्यू है वो पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए करा जा रहा है, और इसके लिए हमने जो है वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व इस्तेमाल करे थे, आपको याद होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए थे, लेकिन हमने 2 लाख रुपए इस्तेमाल करे थे इस वाले बोनस इश्यू के लिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी कि नहीं? ये एंट्री करने के बाद, उसके बाद अब हमने जो फुल्ली पेड शेयर को बोनस इशू करा है, जब हम फुल्ली पेड शेयर को बोनस इशू करते हैं तो उसमें हम एक ही एंट्री लिखते हैं, रिजर्व्स जो हमने यूटिलाइज करे उनको डेबिट करते हैं और टू शेयर कैपिटल करते हैं। तो फुल्ली पेड शेयर को जब हमने बोनस इशू करा, मैं यहां लिख दूं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, UOR, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, FPS, फुल्ली पेड शेयर्स, करेक्ट। PPS का मतलब पार्टली पेड अप शेयर, FPS का मतलब फुल्ली पेड अप शेयर्स। अच्छा जी, तो तुमने जो
जब तुमने बोनस इशू फुल्ली पेड शेयर को करा 4 लाख का, तो सबसे पहले आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करा था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने कितना लिया था? 1,50,000। फिर उसके अलावा आपने इस्तेमाल क्या करा था? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आपने कितना लिया था? 1,50,000। और उसके बाद हमने फिर जनरल रिजर्व में जो बचे हुए 1 लाख थे उसका भी इस्तेमाल करा। तो जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए थे, पूरे इस्तेमाल हो गए। 2 लाख पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड करने के लिए और 1 लाख यहां पर, और मैं लिख दूंगा 2 शेयर कैपिटल। अब 2 शेयर कैपिटल जब मैं लिखूंगा तो डेट इज इक्वल टू 4 लाख। तो इस तरह से साइमल्टेनियस केस में किस तरीके से करा जाता है, अब आपको यह भी पता लग गया। मैंने कहा तुम्हारे लेवल पे एंट्रीज ही पूछी जा सकती हैं, या ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ सकता है कि बैलेंस शीट में अब रिजर्व्स की या कैपिटल की क्या पोजीशन है, बस इतना पूछ सकता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा आगे का पार्ट भी करा दिया। आगे मैंने स्टेप नंबर मेरा ये था, अभी मैंने एंट्रीज, फिर स्टेप नंबर 4 में मैंने बैलेंस शीट भी बना के दिखा दी। करेक्ट। पोस्ट बोनस इशू बैलेंस शीट। पोस्ट बोनस इशू बैलेंस शीट जब मैंने बनाई तो पोस्ट बोनस इशू बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी पहले शेयर होल्डर फंड के अंदर भी पहले शेयर कैपिटल। अब जब तुम शेयर कैपिटल यहां पर लिखोगे, बिकॉज क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन थी, तो तुम्हें यहां लिख देना चाहिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल तुम्हें 15 लाख रुपए की गिवन है। हालांकि मैंने कहा जब ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखोगे ना तो उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। अंडरलाइन करने का मतलब है मैं जब टोटलिंग करूंगा तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को कंसीडर नहीं करूंगा। उसके बाद आप लिखें इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्ड अप, जो भी है। तो बैलेंस शीट जो आपकी ओरिजिनल या जो तुम्हें दी हुई है उसमें दिया हुआ था 80,000 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, 7.5 रुपए के हिसाब से अमाउंट था 6 लाख रुपए, यानी कि बैलेंस शीट में 6 लाख रुपए दिए हुए थे। अब ध्यान से देखें, जहां भी आपकी एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है, पहले तो ये बताओ, एक तो शेयर कैपिटल यहां क्रेडिट हो गई 2 लाख से और उसके बाद 4 लाख से। इसका मतलब पहले तो 2 लाख से क्रेडिट हुई क्योंकि तुमने फुल्ली पेड को पार्टली पेड को फुल्ली पेड करा, और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा शेयर इशू करे, 4 लाख रुपए का और बोनस इशू हुआ। इसका मतलब टोटल शेयर कैपिटल अब कितनी हो गई है? 12 लाख। तो बोनस इशू के बाद शेयर कैपिटल की पोजीशन आपकी ये है। अब इसी तरीके से रिजर्व्स एंड सरप्लस की क्या पोजीशन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस, अब बताओ रिजर्व एंड सरप्लस की क्या पोजीशन है, तुमने बताना है। पहले तो बैलेंस शीट में कौन कौन से रिजर्व्स थे? बहुत सारे रिजर्व्स दिए हुए थे। एक तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया था, लेकिन वो तो हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया। उसके अलावा प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ था, मैंने PRR लिख दिया। उसमें 20,000 का बैलेंस था, वो हमने यूटिलाइज नहीं करा था क्योंकि वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश होता है, ये मैंने आपको बताया था। सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना भी अमाउंट था 1.5 लाख रुपए, वो हमने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दिया हुआ है, और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट में 2,30,000 का बैलेंस है तो सही, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल नहीं करा। हम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि बोनस इशू के लिए स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी स्टैट्यूटरी नेचर का रिजर्व है, इसलिए उसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। फिर है जनरल रिजर्व में 3 लाख थे, लेकिन 2 लाख हमने पार्टी पेड के लिए और 1 लाख फुल्ली पेड के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए। अब जो तुम्हें हमें क्वेश्चन में कोई नॉन करेंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, कोई करेंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो टोटल जो है वो 17 लाख आ जाएगा। और एसेट साइड में तुम्हें सिर्फ एसेट्स ही लिखा है, उसमें कुछ लिखा नहीं है
कौन से नॉन करंट एसेट हैं, कौन से एसेट है, सिर्फ सन्ड्री एसेट्स लिखा हुआ है। तो सन्ड्री एसेट 17 लाख आप लिख दो, यहां पर 17 लाख ही गिवन है। तो यही तुम्हारी एसेट साइड का टोटल है। तो साइमल्टेनियस केस में किस तरीके से मूव करना है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। और देखो अभी तो 1.1 करने के बाद 1.2 को भी देखते हैं। 1.2 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। तो इजी चैप्टर है, कोई खास मुश्किल नहीं है, ये अब आपने नोट कर लिया है, इजंट इट और नॉट। तो 1.2 को हमने देखा। 1.2 में हमने क्या देखा, जस्ट वेट। 1.2 विंसम लिमिटेड हैज ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। कह रहा है इनकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 5 लाख रुपए की। ये रुपी वैल्यू दी हुई है, 5 लाख रुपए की कैपिटल सब्सक्राइब हो चुकी है। और कह रहा है इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपए का है। तो इसका मतलब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 50,000 है। इसका मतलब 50,000 शेयर लोग खरीद चुके हैं। अब 50,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं तो सही, 50,000 शेयर लोगों ने खरीदे तो हैं, 10 रुपए वाले शेयर भी हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी के पास 5 लाख इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा है एंड हैज, क्वेश्चन में आगे कह रहा है एंड हैज कॉल्ड अप ₹7 पर शेयर विच वेर ड्यूली पेड अप। तो 50,000 शेयर कंपनी के खरीदे गए हैं 10 रुपए वाले, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसमें सिर्फ ₹7 बुलाए हैं। तो इसका मतलब 3,50,000 कंपनी अभी तक बुला चुकी है। और कितने कंपनी ने नहीं बुलाए हैं, 3 रुपए नहीं बुलाए हैं। अब वो कह रहा है द कंपनी हैज रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब डिसाइडेड, दैट अ बोनस ऑफ ₹1,50,000 1,50,000 विल बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द रिजर्व्स। पहले तो वो क्या कह रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि जो बचे हुए 1,50,000 हैं, 50,000 इंटू 3। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिखा है कंपनी हैज डिसाइडेड that a bonus of 1,50,000 will be declared out of reserve and surplus in the form of payment of final call। इसका मतलब कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि आपका जो बचा हुआ अमाउंट है 1,50,000, ये मान लिया गया है कि आपने पे कर दिया है, लेकिन आपको पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अमाउंट हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस से निकालेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह आपको समझना होगा। तो यहां भी साइमल्टेनियस केस, अभी तक तो जो ये केस है वो ये है कि हमने पार्टली पेड अप को बोनस इशू करा है और 1,50,000 है बोनस इशू का अमाउंट, ये भी क्लियर हो गया। फिर कह रहा है along with this the company has further decided to utilize the reserve and surplus to issue fully paid bonus share of 1 equity share for every 5 equity share। और जब ये फुल्ली पेड हो गए तो उसके बाद डायरेक्टर्स ने ये भी डिसाइड करा कि हम हर 5 को 1 शेयर देंगे। तो यहां भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी दोनों तरह की सिचुएशन मौजूद है। वो कह रहा है कि कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये रिजर्व्स नजर आ रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए हैं और जनरल रिजर्व में 1,80,000 रुपए मौजूद है। ये क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे थोड़ा सा समझाने के लिए, अभी इनिशियल सिचुएशन है, थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डिटेल में समझाने के लिए 1.2 को मैंने लिया। अब 1.2 जैसा कि मैंने बताया ये भी साइमल्टेनियस केस है, करेक्ट, ये भी साइमल्टेनियस केस है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप को साइमल्टेनियसली बोनस करा जा रहा है, बोनस इशू करा जा रहा है। तो एक तो इसमें है बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर, टू मेक पार्टली पेड अप शेयर PPS एज फुल्ली पेड अप शेयर, एज फुल्ली पेड अप शेयर। और यहां तो हमें दिया ही हुआ है कि बोनस अमाउंट 1,50,000 का, वैसे वो हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमारे 50,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, उसमें 7 रुपए तो बुलाए जा चुके हैं और 3 रुपए अभी बचे हुए हैं। तो 1,50,000 रुपए का ये बोनस इशू करा जाएगा। और ये वाला बोनस इशू जो करा जाएगा तो उसके लिए मेरे को अपने रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बताओ मैं कौन से रिजर्व इस्तेमाल करूंगा? जनरल रिजर्व, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं।
हालांकि जनरल रिजर्व अकाउंट में 1,80,000 का बैलेंस है, लेकिन मुझे 1,50,000 ही चाहिए, तो मैं 1,50,000 रुपये जनरल रिजर्व से ले लूंगा। उसके अलावा भी बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। अब बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर जब मैं करूंगा तो अब तुम डायरेक्टली कंप्यूट कर लो, इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर, बोनस रेशियो, डायरेक्टली कंप्यूट करो। तो कितने बोनस शेयर कंपनी को इशू करने पड़ेंगे बताओ जरा। कंपनी को कितने बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे? 50,000 शेयर हैं और बोनस रेशियो क्या है? 1:5। डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम हर 5 को 1 शेयर देंगे। इसका मतलब 10,000 शेयर हमें बोनस के रूप में इशू करने पड़ेंगे। और अब 1 शेयर की वैल्यू 10 रुपए हो चुकी है क्योंकि फुल्ली पेड शेयर हो चुके हैं। और वैसे भी ये वाला बोनस इशू तो तभी हो सकता है ना जब शेयर फुल्ली पेड होंगे। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए तुम्हें और चाहिए। अब ये जो 1 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, ये तुम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी इस्तेमाल कर सकते हो और कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी कर सकते हो। लेकिन मैं अब कई बार बता चुका हूं कि प्राथमिकता कैपिटल नेचर के रिजर्व्स को देनी चाहिए। तो ये वाला बोनस इशू, बिकॉज तुम्हारे सिक्योरिटी प्रीमियम में काफी ज्यादा पैसा है, तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम का ही इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में काफी पैसा मौजूद है, करेक्ट। तो तुम्हें जनरल रिजर्व को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी इसमें जो तुम्हें एंट्रीज करनी पड़ेगी, तो एंट्रीज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में वो तुम्हें मैं बता देता हूं एक बार और कर करके, फिर उसके बाद तुम खुद भी कर सकते हो एंट्रीज। अब तुम ही बताओ, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए मैं क्या एंट्री करूं? पहले तो कॉल मनी ड्यू, राइट, कॉल मनी ड्यू हमने लिख दिया। बताओ उसके बाद क्या करें? सर कॉल मनी ड्यू आपने लिख दिया, तो उसके बाद लिखो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कॉल अकाउंट भी लिख दिया। ब्रैकेट में क्या लिखो? 50,000 इंटू 7 या 3? 50,000 इंटू 3। तो इसका मतलब 1,50,000 रुपए की कॉल अमाउंट अभी बची हुई है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिकॉज अब हम इसको बुला रहे हैं, तो इसका मतलब इस कॉल को मैं शेयर कैपिटल का हिस्सा बना रहा हूं। टेक्निकली इसका मतलब ये होता है, क्योंकि डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि अब हम शेयर को फुल्ली पेड कर देंगे, तो कॉल को शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दिया जाता है। अब वो एक अलग मैटर है कि कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी को अपने रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, तो मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो तुम्हें मालूम है कि जनरल रिजर्व से हमें पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो बोनस इश्यू होता है वो केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से पॉसिबल है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तुम लिखोगे कि नहीं? ये तुमने लिखा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। उसके अलावा थर्ड, फिर हमने एंट्री करनी है उस बोनस की जो हमने फुल्ली पेड शेयर को करा है, उसकी एक ही एंट्री होती है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, एक बार फिर से, फॉर द utilization of reserve for bonus to fully paid share, for bonus to fully paid up share, FPS, fully paid share शॉर्ट में लिख दिया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में हमें 1 लाख रुपए ही चाहिए थे और सिक्योरिटी प्रीमियम में काफी पैसा मौजूद है, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से 1 लाख रुपए ले लिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चाहो तो तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो बोनस 1 लाख। देखो एग्जामिनेशन में वो तुमसे ये कह सकता है पास एंट्रीज, तो ऐसे में क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में वो तुमसे ये भी कह सकता है कि प्रिपेयर नोट ऑन शेयर कैपिटल, तो तुम कैसे करोगे नोट ऑन शेयर कैपिटल? नोट ऑन शेयर कैपिटल, इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा। तो तुम्हारी शेयर कैपिटल पहले कितनी है ये देखो। शेयर कैपिटल पहले हमारी 50,000 इंटू 7 के हिसाब से 50,000 शेयर हैं
₹7 के हिसाब से 3,50,000 बैलेंस शीट में नजर आ रही होगी। क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो नहीं दी है, लेकिन ये बताया हुआ है कि हमारे 50,000 शेयर हैं ₹10 के हिसाब से और ₹7 अभी तक हमने कॉल करे हैं, तो जाहिर है कि बैलेंस शीट में ये पोजीशन होगी शेयर कैपिटल की। अब हमने 2 एंट्री करी। पहली एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रही है 1,50,000 से, और उसके बाद फिर हमने बोनस इशू करा और ₹1,00,000 का वो बोनस इशू और हुआ। तो इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट में अब शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? 6 लाख की आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन पूछे इसी तरह क्वेश्चन ये भी कह सकता है नोट ऑन, यानी कि तुम्हें फुल फ्लेड्ज बैलेंस शीट तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नोट आप दिखाएं शेयर कैपिटल पे, या फिर वो पूछ सकता है ऑन रिजर्व एंड सरप्लस पे। अब इस क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट में दिए हुए थे, 2 ही रिजर्व दिए हुए थे, आपको याद होगा। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें ₹2,00,000 थे। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम था, उसमें ₹2,00,000 का बैलेंस था, और उसके अलावा एक हमारे को रिजर्व, जनरल रिजर्व के रूप में दिया हुआ था। करेक्ट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने ₹1,00,000 निकाल लिए। जो हमने फुल्ली पेड बोनस इशू करा वो सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू कराएं, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में अब ₹1,00,000 बचे हैं। और इसी तरह से जनरल रिजर्व अकाउंट में हमारे 1,80,000 थे, और 1,80,000 में से हमने 1,50,000 यूज कर लिए। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट में अब कितना बच गया? डेट इज 30,000। तो इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन ये है बोनस इशू के बाद। तो इस तरह से क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। हालांकि जनरली देखा यह गया है कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एंट्री बेस्ड ही पूछे गए हैं, फिजिकलिटी 4 मार्क्स के, लेकिन अगर कभी ऐसे पूछा जाए तो तुम्हें ये आना चाहिए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1.3 को भी इसी फिर देखें फटाफट। 1.3 में क्या कहता है? द बैलेंस शीट ऑफ Q9 लिमिटेड इज एज फॉलोज। एक बार फिर से एसेट साइड में केवल तुम्हें इस तरीके से दिया हुआ है, और कह रहे तो तुम्हारी इक्विटी शेयर हैं, 4,000 इक्विटी शेयर हैं, ₹100 का शेयर है, और एक बार फिर से जो शेयर हैं वो पार्टली पेड अप हैं। तो 4,000 इंटू 80 3,20,000, यानी कि ₹20 बचे हुए। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का रिजर्व है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी कैपिटल नेचर का है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा फिर क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है। अब इस क्वेश्चन में और जो हमने आज का पहला क्वेश्चन करा उसमें फर्क क्या है? उसमें भी यही सिचुएशन थी, पार्टली पेड अप थे। तो उसमें हमने पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड करा था, लेकिन फुल्ली पेड करने के लिए हमने रिजर्व्स का इस्तेमाल करा था, यानी कि पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड करने के लिए जब हम रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बोनस इशू माना जाता है। अब इस क्वेश्चन में नीचे क्या कह रहा है? डायरेक्टर्स रिकमेंडेड द फॉलोइंग विद अ व्यू टू कैपिटलाइजिंग द होल ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड 50,000 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब हुआ कि डायरेक्टर ने ये डिसाइड करा विद ए व्यू टू कैपिटलाइज। विद ए व्यू टू कैपिटलाइज का मतलब क्या हो गया? यहां पर वो कंपनी अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना चाहती है, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को भी, जनरल रिजर्व को भी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से केवल 50,000 वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब ये बोनस इशू हो रहा है। पहले तो बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट्स भी कहते हैं, यही तो मतलब निकला नंबर 1। अब उसने क्या लिखा, यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट है। वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे कितने हैं? इस केस में 4,000 शेयर हैं और ₹80 हमने अभी तक बुलाए हैं। वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर आर मेड फुल्ली पेड विदाउट मेकिंग द शेयर होल्डर टू पे फॉर द सेम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए करा गया बोनस इशू है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? इसमें मुझे बताने की वैसे जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। अब इतने क्वेश्चन करके ये क्वेश्चन को तुम खुद कर सकते हो। तो पहला वाला जो सिचुएशन है, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करा जा रहा है, नंबर 1। फिर उसके बाद कह रहा है कि ईच शेयर होल्डर टू बी गिवन फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2।
तो ये क्वेश्चन में कहानी है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस क्वेश्चन में छोटा सा एक पॉइंट है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और वो पॉइंट क्या ध्यान रखना पड़ेगा ये समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। अदरवाइज तुम इसको आसानी से खुद भी कर सकते हो। वैसे तुम खुद करना ट्राई कर दो, खुद करना ट्राई कर दो, तब तक खुद करा जा सकता है। इसमें मेरे कराने लायक क्या है, कुछ भी नहीं है। तो 1.3 को देखो, और 1.3 में सबसे पहले 1.3 में मैंने क्या करा। 1.3 बताओ जी क्या करें सबसे पहले। सर बोनस आप ही बताओ। बोनस टू, चलो बोनस अमाउंट फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड, फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड शेयर्स, FPS। बिकॉज अभी जो तुम्हारे 4000 शेयर हैं और जो कि 100 रुपए वाले हैं उस पे 20 रुपए अभी बचे हुए हैं, तो इसका मतलब इस वाले बोनस इशू के लिए तो चाहिए मुझे अपने रिजर्व से 80,000, क्योंकि जो बचे हुए कॉल का अमाउंट है वो हमें अपने रिजर्व से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाला जो बोनस इशू होगा रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से होगा। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, जरा ध्यान दें। यहां पर कुछ बच्चों से गलती हो सकती है। होता क्या है इस क्वेश्चन में, एक मैं आपको क्वेश्चन पहले फ्लैश कर दूं। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी मौजूद है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मौजूद है। और बिकॉज मैं कल से और लास्ट सेशन से ये बताते हुए चले आ रहा हूं कि पार्टली पेड अप शेयर को जब हम बोनस इशू करते हैं तो हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां जल्दबाजी में कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार और मैंने ये बोला भी हुआ है कि रेवेन्यू नेचर के रिजर्व में कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जिस मर्जी रिजर्व को आप पहले यूज कर सकते हो, ये तो मैंने बोला ही हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे जल्दबाजी में प्रॉफिट एंड लॉस, वो ये सोचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा पैसा है, चलो यहीं से हम जितना भी पैसा चाहिए, और वैसे भी हमें जो पैसा चाहिए 40,000 इंटू 20, 80,000 रुपए का पैसा चाहिए। तो ऐसी गलती हो सकती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कर लें, ये सोच करके कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है और उसमें काफी पैसा है और हमें 80,000 चाहिए तो P&L से यूज कर लो। ध्यान क्या रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है इस बात को भी समझें। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर भी लोगे, तो तुम्हें एक चीज का लेकिन ध्यान रखना है। वो कह रहा है कंपनी के डायरेक्टर ने ये डिसाइड करा है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैक्सिमम जो है केवल 50,000 इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तुम 50,000 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना अमाउंट, कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से केवल 50,000 तक का पैसा निकालना चाहते हैं, तो तुम 50,000 रुपए चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लो और फिर बचे हुए 30,000 रुपए जो है जनरल रिजर्व से ले लो। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। तो इसका मतलब जो 80,000 चाहिए मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50,000 इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50,000 इस्तेमाल करे और जनरल रिजर्व से मैं 30,000 रुपए ले लूंगा। ये तो हो गया पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए हमारे रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन। अब बारी आती है सेकंड, वो है बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। अब बोनस टू फुल्ली पेड शेयर जब करेंगे, बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर, अब बोनस टू फुल्ली पेड शेयर जब करेंगे तो मुझे आप ये बताओ, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर जब करेंगे क्या मैं पूरा लिखूं या एक ही बारी में कंप्यूट कर दूं? सर एक ही बारी में कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे? 4,000 शेयर हैं और डायरेक्टर ने ये डिसाइड करा कि हर 2 को हम 1 शेयर देंगे, तो इसका मतलब टोटल शेयर हमें कितने देने पड़ेंगे? 2,000 बोनस के रूप में। तो बोनस शेयर तो हो गए 2,000 और अब शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है? 100 रुपए हो गई है, क्योंकि शेयर फुल्ली पेड हो चुका है। तो इसका मतलब बोनस अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख रुपए का हो गया। अब ये 2 लाख रुपए जब मैं यूटिलाइज करूंगा, ये 2 लाख रुपीस जब मैं यूटिलाइज करूंगा, तो अब की बार आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम से तो मैंने पूरा पैसा ले लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है भाई? 60,000 है। मैं बता ही चुका हूं कि जब भी हम
बोनस फुल्ली पेड शेयर को देते हैं, तो डेट सॉर्ट ऑफ बोनस कैन बी डन आउट ऑफ कैपिटल नेचर रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व एज वेल एज रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स। लेकिन मैंने ये भी कई बार कहा है कि प्राथमिकता या प्रेफरेंस जो देनी चाहिए वो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स को देनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का भरपूर इस्तेमाल करा करो। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अगर पैसा है, जो कि है इस क्वेश्चन में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 70,000 रुपए थे, तो वो भी तुमने यूटिलाइज कर लिए, तो 1,30,000 रुपए तो तुम्हारे इस्तेमाल हो चुके हैं। अब 1,30,000 इस्तेमाल हो चुके हैं और तुम्हें अभी कितने चाहिए? 70,000 चाहिए। अब 70,000 मैंने जनरल रिजर्व से ले लिए। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल कर सकता हूं और अकॉर्डिंगली फिर मैं अपनी एंट्री फ्रेम कर सकता हूं। जब मैं अपनी एंट्री फ्रेम करूंगा, या अगर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक और तरीका भी बता देता हूं। ऐसा मतलब तुम्हें हर चीज मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं जो ये वाला बोनस इश्यू था पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए, बाई चांस मान लो तुमने यहां पर सारा पैसा जनरल रिजर्व से ले लिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ सकता है 80,000 रुपए ही तो चाहिए, तो जनरल रिजर्व से 80,000 ले लो। ठीक है, तुमने जनरल रिजर्व से 80,000 ले लिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक भी कोई गलती नहीं है। भाई ये वाला बोनस इश्यू जो है वो पार्टी पेड अप को फुल्ली पेड करने के लिए करा जा रहा है। और ये वाला बोनस इश्यू मैं कई बार कह चुका हूं कि रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ही हो सकता है। आप पीएनएल से भी ले सकते हो, जनरल रिजर्व से भी ले सकते हो, थोड़ा पीएनएल से थोड़ा जनरल रिजर्व से भी ले सकते हो। मान लो आपने जनरल रिजर्व से ले लिया, तो फिर यहां पर आपको थोड़ा अलर्ट क्या रहना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम से मैंने 60,000 रुपए यूज करे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से 70,000 रुपए यूज करे। बिकॉज जनरल रिजर्व में काफी ज्यादा पैसा मौजूद है, तो जल्दबाजी में क्या होगा कि आप पूरे बचे हुए 70,000 रुपए जनरल रिजर्व से यूज कर सकते हो। तो यहां फिर आपको थोड़ा अलर्ट क्या रहना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा आपको अलर्टनेस क्या दिखानी पड़ेगी, वही जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि 50,000 रुपए प्रॉफिट से तो यूज करने ही करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टर 50,000 का प्रॉफिट कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेना मत भूलना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप 50,000 रुपए ले लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो अब कितना हो गया? 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 50 कितना हो गया? 180। तो बच गए 20,000। अब जनरल रिजर्व से तुम 20,000 रुपीज ले लो। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 50,000 रुपए प्रॉफिट से इस्तेमाल होने जरूरी हैं, चाहे वो तुम यहां यूज कर लो उसका, चाहे तुम यहां पर यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से फिर आप इसमें एंट्रीज अपनी अंजाम देंगे। सपोज अब आपने इस तरीके से सॉल्व करा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? एंट्रीज बताओ जरा, पहली एंट्री क्या लिखूं मैं? सर पहली एंट्री कॉल मनी ड्यू की लिख दो। तो कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमारे 44,000 शेयर्स थे, उस पे 20 रुपए बचे हुए थे, 80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने फटाफट लिख दी। उसके बाद फिर हम दूसरी एंट्री पर आए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व टू मेक पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड। तो हमने क्या यूज करा है मैं खुद ही भूल गया। जनरल रिजर्व, यहां पर मैंने अब जनरल रिजर्व लिख दिया, तो मैं जनरल रिजर्व लिखूंगा एंट्री में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, 80,000। फिर उसके बाद फुल्ली पेड शेयर को जो हमने बोनस इश्यू करा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स। फुल्ली पेड शेयर्स को हमने जो बोनस इश्यू करा है, तो उसमें हमने कौन कौन से रिजर्व इस्तेमाल करें? एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 60,000 रुपए थे। उसके अलावा हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करा।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 70,000 थे और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज अंडर कंपल्सन करा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 50,000 रुपये तो प्रॉफिट से यूज होने जरूरी हैं, और जनरल रिजर्व से फिर हमने 20,000 रुपये और ले लिए। 2 शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से तुम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंट्री करोगे। मैंने बार बार कहा है कि तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन एंट्रीज पूछेगा, करेक्ट, या ज्यादा से ज्यादा वो तुमसे नोट्स पूछ लेगा। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन ने ये कहा होता प्रिपेयर नोट ऑन शेयर कैपिटल, अगर क्वेश्चन ये कहता नोट ऑन शेयर कैपिटल, बताओ शेयर कैपिटल का नोट तुम कैसे बनाते। अगर क्वेश्चन ये कहता पहले तो बैलेंस शीट में कितनी तुम्हारी शेयर कैपिटल दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 शेयर हैं, 80 रुपए पेड अप है, 3,20,000 तुम्हें दिया हुआ है। अब तुमने पहले तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए जब एंट्री करी थी पहली कॉल मनी की, तो कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक तो वहां पर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई, और उसके बाद जो तुमने थर्ड एंट्री करी है फुल्ली पेड शेयर के लिए, वहां पर भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई, और यहां पर शेयर कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट हो गई। इज इट क्लियर टू यू? तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 6 लाख रुपए। तो आउटर कॉलम में मैं 6 लाख रुपए लिख दूंगा। ये तो खैर मैं नोट बना रहा हूं, तो नोट ऑन इक्विटी शेयर। इसी तरह अगर मान लो वो तुमसे बोलता नोट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस, अगर क्वेश्चन कहता कि आप नोट बना करके दिखाएं इक्विटी शेयर कैपिटल पे और रिजर्व एंड सरप्लस पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना भी पैसा था वो तो यूटिलाइज हो गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 70,000 थे, वो भी यूटिलाइज हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख रुपए थे, हमने 50,000 का इस्तेमाल करा, तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए बचे हुए। और जनरल रिजर्व में सारा अमाउंट खत्म हो गया, क्योंकि जनरल रिजर्व अकाउंट में हमने यहां पर 80,000 यूज करे, बाद में 20,000, तो 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में थे। तो जनरल रिजर्व में अब कुछ अमाउंट नहीं बचा है। इजंट इट और नॉट? तो रिजर्व का तुम टोटल कर दोगे 2,50,000। इस तरह से क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, करेक्ट। मान लो इसी क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट बनानी होती, मैं वैसे ही बता रहा हूं, वैसे तुम्हें ये सब इतना लॉन्ग तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ये मैं सिर्फ वैसे ही तुम्हें बताता रहता हूं। बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर भी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल तो हमने ऑलरेडी अभी अभी निकाल ली थी 6 लाख, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 6 लाख रुपए। फिर बी रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी मैंने ऑलरेडी आपको निकाल करके दिखा दिए। रिजर्व एंड सरप्लस में अब 2,50,000 है। और क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स के रूप में। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स हैं 1,50,000 के। तो टोटल कितना आ गया? 10 लाख आ गया। और एसेट साइड में तो वो तुम्हें दिया ही हुआ है, सन्ड्री एसेट्स। एसेट साइड में तुम्हें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सन्ड्री एसेट्स 10 लाख। वैसे तुमसे वो बैलेंस शीट पूछेंगे नहीं, मैंने बार बार इस बात को पे स्ट्रेस करा है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता था? खुद आसानी से करा जा सकता है। अब एक टेस्ट लेने का टाइम भी आ गया आपका, मेरे ख्याल से एक टेस्ट तुम्हें दे देना चाहिए। अब पहले मैं जरा चेक करना चाह रहा हूं, एक कोई और क्वेश्चन भी है क्या? लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर फर्स्ट, फिर उसके बाद डिसाइड करें। हाँ, एक 1.4 भी है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें आप पहले, और मेरे आने तक इसको फिनिश अप करने की कोशिश करें, और देखें जरा कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ईमानदारी से करना, ये आपका टेस्ट है। अगर आपने ईमानदारी से इसको करा, ठीक है, और ईमानदारी से मुझे आंसर भी बता देना कि सर मैंने ठीक करा है। तो जैसा कि हम करते ही हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फिर हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे।
सो वेलकम अगेन। तो ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने करा ही नहीं है ऐसा लग रहा है। एनीवे 1.4 को पहले ध्यान से देखें, इसमें क्या क्या कह रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे अधिकतर उसमें साइमल्टेनियस केस वाले ज्यादा थे, और कुछ बच्चों ने हो सकता है कि ये गलती कर दी हो, इसको भी साइमल्टेनियस केस समझ लिया हो, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है। देखो ध्यान से देखें, वो कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ रॉजर्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इसमें भी जो इक्विटी शेयर दिए हुए हैं 20 रुपए का शेयर है, लेकिन बाहर के कॉलम में 2,10,000 लिखा है, क्योंकि अभी तक हमने 20 में से 14 रुपीज बुलाए हैं। करेक्ट। इसका मतलब 6 रुपए 15,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 90,000 का अमाउंट अभी ड्यू है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, और उसके अलावा कैपिटल नेचर के रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। 2 लायबिलिटी हैं, बाकी फिक्स्ड एसेट करंट एसेट दिए हुए हैं। मेन चीज इस क्वेश्चन में आगे उसने क्या बताया, आगे कहता है 1/1/2023 को कंपनी डिसाइड, देखो यहां पर ध्यान से पढ़ें, कंपनी ने अब की बार क्या डिसाइड करा है। कह रहा है डेट पार्टली पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड बाय मेकिंग ए कॉल ऑफ 6 पर शेयर विच वाज ड्यूली पेड। इसका मतलब क्या हो गया कि अब की बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड तो करा है, लेकिन उनसे पैसा बुलाया है, उनको बोनस इशू नहीं करा है। समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में और इससे पहले के क्वेश्चन में डिफरेंस बस ये है। तो इस क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए बोनस नहीं दिया जा रहा है, उसमें तो अपनी नॉर्मल एंट्री लिखोगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो तुमने देखा कि हमारे 1,50,000 शेयर्स हैं। करेक्ट। चलो मैं अभी अच्छी तरह करके दिखा दूंगा आपको। उसके बाद फिर कह रहा है कंपनी के डायरेक्टर ने यह डिसाइड करा कि हम 3 शेयर देंगे हर 5 शेयर को, यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर को बोनस इश्यू करा जा रहा है। अब लेकिन यहां पर उसने एक लाइन और लिखी, डेट, और एग्जामिनेशन में कई बार ऐसी लाइन लिखी रहती है, डेट फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इश्यू मिनिमम अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फ्रॉम जनरल रिजर्व। वो कह रहा है जनरल रिजर्व से कम अमाउंट हमने यूटिलाइज करना है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जब हम पार्टली पेड अप शेयर को बोनस इशू करेंगे तो ऑफ कोर्स हम सिक्योरिटी प्रीमियम को तो सबसे पहले करते हैं, उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को करेंगे, उसके बाद हमारे पास 2 रेवेन्यू रिजर्व है, लेकिन पहले मैं पीएनएल को करूंगा और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तब जनरल रिजर्व से लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व से मिनिमम पैसा यूटिलाइज करना है। तो ये हालांकि मैंने सॉल्व तो करा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने वे से जरा समझा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लीजिए जी। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको करा दिया। तो ये है आपका 1.4। तो 1.4 में वो क्या कह रहा है, लेट्स हैव ए लुक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब मैंने बता तो दिया ही है कि 15,000 जो शेयर हैं, है तो शेयर 20 रुपए का, करेक्ट, लेकिन हमने अभी तक जो है कितना पैसा बुलाया है, हमने 14 रुपीज बुलाए हैं। तो मैंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन में एंट्रीज करी, क्योंकि तुम्हें मेनली एंट्रीज ही करनी होती है। अभी तक तो मैं तुम्हें समझाने के पर्पज से कर रहा था। ठीक है, एग्जामिनेशन में तुम डायरेक्टली एंट्रीज से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहली एंट्री तुम्हारी हो जाएगी कॉल मनी ड्यू की। तो कॉल मनी ड्यू की जब तुम एंट्री करोगे, क्योंकि अब तुमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये तुम्हारे लिए अब समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कॉल अकाउंट डेबिट तो तुमने करा, 15,000 शेयर हैं, 6 रुपए बचे हुए हैं, तो 90,000 का अमाउंट ड्यू है। लेकिन अब की बार तुमने ये पैसा इनसे बुलाया है, ध्यान ये रखना। इज इट क्लियर टू यू? अब की बार तुमने इनको बोनस नहीं दिया है, या तुमने इनको ये नहीं कहा कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्क है इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वगैरह करा था। तो इस क्वेश्चन में अगली एंट्री रिसिट ऑफ कॉल मनी होगी। तुम कॉल मनी रिसीव करोगे, रिसिट ऑफ कॉल मनी। समझ में आया या नहीं आया? कॉल मनी को तुम रिसीव करोगे। अब कॉल मनी को जब मैं रिसीव करूंगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। तो 90,000 रुपीज जो है वो मैं रिसीव करूंगा। अब मैंने जब ये रिसीव कर लिए तो मेरे शेयर फुल्ली पेड हो गए। अब शेयर फुल्ली पेड हो गए, उसके बाद मुझे तीसरी एंट्री करनी है। अब तीसरी एंट्री के लिए मुझे ऑफ कोर्स
अपनी वर्किंग में पहले देखना पड़ेगा कि बोनस अमाउंट वगैरह कितना होगा। तो मैंने बोनस अमाउंट यहां पर कंप्यूट करके दिखा दिया। बोनस अमाउंट अब मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर 15,000 हैं और बोनस रेशियो उसने बताया हर 5 को 3 शेयर दिए हैं। तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, हर 5 को 3 शेयर दिए गए। तो इसका मतलब कितने शेयर बोनस के रूप में देने पड़ेंगे? 9,000। और एक शेयर की अब जो वैल्यू हो गई है वो 20 रुपए हो चुकी है। तो इसका मतलब ये वाला बोनस इश्यू जो हुआ है वो 1,80,000 रुपए का हुआ है। तो 1,80,000 रुपए जो है वो तुम्हें यूटिलाइज करने पड़ेंगे अपने रिजर्व से। अब जब मैं रिजर्व से इनको यूटिलाइज करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? तो पहले तो मैंने यहां पर लिखा यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, फॉर बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। तो फुल्ली पेड शेयर को हमने अब बोनस के लिए अपने रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन करा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैंने कहा हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में केवल 30,000 रुपए हैं। फिर उसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1,00,000 रुपए हैं और मुझे अभी 50,000 रुपए और चाहिए। तो मैंने पीएनएल से वो 50,000 रुपए, बोनस इश्यू कितने का है? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 रुपीज है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 30,000 लिख दिया। मुझे याद आया उसमें तो केवल 20,000 थे, 30,000 कैसे यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 थे, तो इसका मतलब अभी भी मुझे 60,000 की और जरूरत है। अब 60,000 मैंने जनरल रिजर्व से नहीं लिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए। हालांकि रेवेन्यू रिजर्व में आप किसी भी रिजर्व को यूज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि जनरल रिजर्व का मिनिमम इस्तेमाल करना है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही यहां पर लेना चाहिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो कितना आ जाएगा? ये 1,80,000। और जैसा कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताता रह रहा हूं, सपोज क्वेश्चन तुमसे ये कहता है नोट्स भी बना के दिखाओ शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट्स टू अकाउंट, मान लो क्वेश्चन ये कहता है कि आप शेयर कैपिटल पे और इस पे नोट भी बना करके दिखाओ। तो कैसे बनाते नोट? शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल पे नोट जब आप बनाओगे तो आप ये देखोगे बैलेंस शीट में आपकी ओरिजिनल शेयर कैपिटल कितनी है? 2,10,000 की है। आपने 90,000 रुपीज बुलाए, बोनस इश्यू तो नहीं करा, लेकिन बुला लिए तो आपके शेयर फुल्ली पेड हो गए। उसके बाद आपने बोनस इश्यू करा। बोनस इश्यू आपने जो करा वो 1,80,000 रुपए का करा है। तो इस तरह से 4,80,000 अब आपकी शेयर कैपिटल में बैलेंस है। ये मतलब हो गया। इज इट क्लियर टू यू? तो शेयर कैपिटल में इतना बैलेंस है। इसी तरह से अगर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट पूछा होता तो रिजर्व एंड सरप्लस की बताओ क्या पोजीशन होती? तुमने बताना है। जनरल रिजर्व में 1,00,000 रुपए थे तो सही, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल करा ही नहीं, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी और हमने कम से कम इस्तेमाल जनरल रिजर्व का करना था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब 40,000 रुपए रह गए क्योंकि हमने 60,000 यूज कर लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह रिजर्व्स में अब बैलेंस जो है वो 1,40,000 का है। 1,40,000 का बैलेंस जो है वो रिजर्व्स में है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये था आपका सेक्शन 1, करेक्ट। तो सेक्शन 1 को फिनिश करने के बाद नेक्स्ट सेशन में हमारी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है।